नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान का अध्याय संख्या 13, जिसका कि नाम है स्थानीय स्वशासन ग्रामीण एवं शहरी। देखो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे हमारा भाग संख्या 1, जिसमें हम ये समझ बनाने की कोशिश करेंगे कि जो शब्द आया है स्थानीय स्वशासन, इसका अर्थ क्या होता है। स्थानीय स्वशासन की अगर हम बात करें, स्वशासन की हम बात कर रहे हैं, तो इसके कितने प्रकार हमको देखने को मिलेंगे। क्या स्थानीय स्वशासन की हम जो बात करना चाह रहे हैं ये अब से लागू व्यवस्था है या प्राचीन भारतीय संदर्भ में भी हम इसको देख पाएंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें हमारी आज की कक्षा में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाग संख्या 1, जिसमें सबसे पहले हम जानते हैं स्थानीय स्वशासन का अर्थ। देखिए, अगर अर्थ की हम बात कर रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि वह इस प्रकार का शासन होगा ये, जिसमें किस स्तर की बात करेंगे हम, स्थानीय स्तर की। किसकी बात करेंगे, स्थानीय स्तर की। इस शासन व्यवस्था की अगर हम पूरी बात करें तो जिसमें शासन का संचालन उन संस्थाओं द्वारा चलाया जाता है जो जनता द्वारा चुनी जाती हैं तथा जिन्हें केंद्र एवं राज्य शासन के नियंत्रण में रहते हुए नागरिकों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ अधिकार एवं दायित्व प्राप्त होते हैं। तो अगर हमसे सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं, स्थानीय स्वशासन का क्या मतलब है, इसके अर्थ को स्पष्ट कीजिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमारे इस पैराग्राफ में मिल जाएंगे। दो लाइनें ध्यान रखो, सीधा सीधा स्थानीय स्तर का शासन है जिसमें शासन संचालन संस्थाओं के द्वारा किया जाता है जो जनता के द्वारा चुनी होंगी, और इन्हें कुछ शक्तियां या हम कहें कुछ इसे पावर्स दिए जाते हैं जिनके द्वारा ये नागरिकों की स्थानीय जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति कर सकती है। साधारण बिल्कुल अर्थ समझ में आ गया। चलिए इसके साथ साथ देखिए, अगर हम ब्रिटेनिया शब्दकोश की बात करें तो उसके अनुसार स्थानीय स्वशासन का अर्थ है पूर्ण राज्य की अपेक्षा एक अंदरूनी प्रतिबंधित एवं छोटे क्षेत्र में निर्णय लेने तथा उसको लागू करने वाली सत्ता। तो ये प्रश्न भी पिछली बार पूछा गया था कि भाई ब्रिटेनिया शब्दकोश के अनुसार स्थानीय स्वशासन का क्या मतलब है। तो आप ये वाली चीज वहां पे मेंशन कर सकते हैं, हो जाएगा। चलिए देखिए, स्थानीय स्वशासन को विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, स्थानीय स्वशासन। वैसे ही फ्रांस में चलो तो फ्रांस में कहा जाएगा स्थानीय प्रशासन। अमेरिका की बात कर रहे हैं तो म्युनिसिपल शासन के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये इसके अपर नेम्स हैं, थोड़ा नॉलेज के लिए हम ध्यान रख सकते हैं। अब देखो, जैसा मैंने बताया था कि इसको प्राचीन भारत से हम रिलेट करके देखेंगे। तो देखो, प्राचीन भारत की अगर हम बात कर रहे हैं, उस समय की अगर स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, तो ये परंपरा आज से नहीं, प्राचीन समय से भी हमें देखने को मिल जाएगी। भाई, स्थानीय क्षेत्र के लोगों द्वारा चयनित 5 व्यक्तियों के एक समूह की प्रणाली को पंचायत कहा जाता था, जिसके द्वारा ग्रामीण जनता को शासित किया जाता था। तो प्राचीन काल में भी हम देख रहे हैं भाई, स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए उनमें से ही चुने गए लोग वहां पे शासन व्यवस्था को लागू करते थे, या हम कहें कि कुछ पावर्स होते थे उनके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत वो निर्णय लेते थे और कई सारी जो हम कह रहे हैं कि उपबंध बनाते थे, कई सारे नियम कायदे कानून लागू करते थे। तो प्राचीन समय से बात करें, इसके साथ साथ देखिए, और प्राचीन भारत में राजशाही शासन प्रणाली के साथ साथ गणतंत्रीय व्यवस्था भी थी। उस समय छोटे छोटे गणराज्य, जैसे हमने पढ़ा भी था कि काशी, कौशल, अंग, कंबोज, कुरु, लिच्छवी, मल्ल, वैशाली, मत्स्य, विराट, शिवी और जांगल, इन प्रदेशों की हम बात करें तो ये छोटे छोटे गणराज्य थे, यानी हम कहें गणतंत्रीय व्यवस्था पर ये लागू राज्य थे। तो राजशाही तंत्र भी चल रहा है और साथ साथ में गणतंत्रीय व्यवस्था भी वहां पर देखने को हमें मिलती है। कहां, प्राचीन भारत में। ठीक है, साथ में देखिए, वैदिक युग की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी हमें स्थानीय स्वशासन देखने को मिलेगा, क्योंकि जब हमने ऋग्वेद की बात करी थी, आप लोगों को भी याद होगा, सभा और समिति जैसे जो संस्थाएं थी उनका उल्लेख हमें देखने को मिल रहा था। महाभारत में हम शांति पर्व की बात करें तो शांति पर्व में अच्छे प्रशासन के लिए राज्य को अनेक इकाइयों में, जैसे 1, 10, 20, 100, 1000 ग्रामों की अलग अलग इकाइयों में विभाजित किया गया था। तो ये सारा का सारा चीज हम देख रहे हैं कि वैदिक युग में भी स्थानीय स्वशासन क्या था, प्रचलित था। सभा समिति वाला एग्जांपल मेंशन करोगे, और महाभारत का जो शांति पर्व का राज्यों का डिवाइडेशन वाला है, 1, 10, 20, 100, 1000 वाला, वो हम मेंशन कर देंगे यहाँ पे। साथ ही साथ देखिए, ग्राम सबसे छोटी इकाई थी जिसका प्रबंध ग्रामिक नामक अधिकारी के द्वारा किया जाता था, और ये ग्रामिक क्या होता था, वहीं से ही चुना जाता था, है ना, गांव के लोगों से।
10 की बात करो, 20, 100 एवं 1000 गांवों का जो अधिकारी होता था उन्हें क्रमशः 10 वाले को दशप कहेंगे, 20 वाले को विशपति कहेंगे, 100 वाले की हम बात करेंगे सतपाल कह देंगे, 1000 वाले की हम बात कर रहे हैं तो उसे सहस्त्रपति के नाम से संबोधित किया जाता था। तो वैदिक का अगर काल की हम बात कर रहे हैं, वैदिक समय की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर भी ऋग्वेद वाला एग्जाम्पल मेंशन करते हुए ये जो शांति पर्व का डिवाइडेशन है, एक गांव की बात करी, ग्रामिक का मेंशन किया, 10 की बात कर रहे हैं, दशक की बात करेंगे, 20 ग्रामों के अधिकारी की बात कर रहे हो, विशपति के नाम से संबोधित करोगे, 100 गांवों की बात करोगे, शतपाल होगा, और 1000 गांवों की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर हम मेंशन करेंगे सहस्त्रपति के नाम से उसे संबोधित किया जाता था अधिकारी को, जो वहां कानून व्यवस्थाएं लागू करता था। साथ ही साथ देखिए कौटिल्य की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र में स्थानीय स्वशासन के लिए राज्य के विकेंद्रीकरण का समर्थन करते हुए जो संरचना प्रस्तुत की गई उसमें जनपद प्रशासन को ग्राम संग्रहण, संग्रहण का मतलब हुआ 10 गांव, कार्वटिक, कार्वटिक में 200 गांवों को इंक्लूड किया गया, द्रोणमुख की बात कर रहे हैं 400 गांव लिए जाएंगे, और स्थानिक की बात कर रहे हैं या स्थानीय की बात कर रहे हैं उसके अंतर्गत 800 गांवों को इंक्लूड किया जाता है। और इस प्रकार से एक राज्य को डिवाइड किया गया है किसके अनुसार? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार। क्लियर? चलिए, कौटिल्य ने नगरीय संस्थाओं को पूर्व बताते हुए स्थानिक या हम करें संस्थानिक जो अधिकारी थे तथा जो ग्रामीण क्षेत्र में गोप या सरपंच की हम बात करें उनका समन्वय करते हुए स्थानीय शासन जो स्वरूप था उसको निर्धारित कर दिया था। कहने का मतलब यह है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में हमने देखा 10 गांव की बात करी, 200 गांव की बात करी है ना, 800 गांवों तक की उन्होंने बात कर ली और पूरे राज्य को डिवाइड कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, इसी अर्थशास्त्र में उन्होंने बताया कि जो नगरीय संस्थाएं हैं उनको क्या कहूंगा मैं, उनको मैं पूर्व कह रहा हूं, और जो संस्थानिक अधिकारी हैं तथा ग्रामीण क्षेत्र में जो गोप या सरपंच हैं उनका मैं समन्वय करता हूं, तो मेरे को एक संरचना प्राप्त होती है और इसी संरचना को मैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार स्थानीय स्वशासन के नाम से जानता हूं। तो अगर कौटिल्य के द्वारा जो विभाजन किया गया, विभक्तिकरण किया गया उसकी हम बात करेंगे तो पूरे राज्य को कई सारे पार्षण में बांटा गया, और हम गोप की बात करें या संस्थानिक अधिकारी की बात करें इनको इंक्लूड किया गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र को और हम कह रहे हैं नगरीय क्षेत्र को ऐड करके जो व्यवस्था लागू की गई, जो स्वशासन लागू किया गया उसे स्थानीय स्वशासन कहा गया। जब हम चैप्टर में बच्चों आगे बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि कैसे इसी चीज को आधार बना करके जो हमारा स्थानीय स्वशासन है उसके पोर्शंस, उसके पार्टीशंस किए जाएंगे, उसके कौन कौन से पार्ट्स होंगे, वहां पर क्या हमें ग्रामीण और नगरीय जैसे पोर्शन देखने को मिलेंगे, ये सारी चीजें हमें चैप्टर में आगे पता चल जाएगी। तो चलिए देखिए, इसके साथ साथ देखिए प्राचीन काल में दक्षिण भारत में स्थानीय स्वशासन का सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम बात करें तो वो चोल शासकों की बात कर सकते हैं। जब चोल शासन की हम बात कर रहे हैं तो उनके दौरान हम ये देखते हैं गांवों में नाडु परिषदें कार्यरत थी। अब नाडु परिषद क्या करती थी, हर गांव में कुछ योजनाएं बनाती थी, वहां की जो स्थानीय लोगों की आवश्यकताएं थी उनका ध्यान रखती थी, क्या क्या विकास की योजनाएं बनानी है, ऐसे सारे कार्य वो नाडु परिषदें करती थी। क्लियर हो गया? तो चलिए अब हम एक बार नजर डाल लेते हैं भारत में स्थानीय स्वशासन की संरचना पर। अगर इसकी हम बात कर रहे हैं तो 2 टाइप्स हमें देखने को मिलेंगे, 2 प्रकार है। पहला हम देखेंगे नगरीय स्थानीय स्वशासन, दूसरा हम देखेंगे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। तो चलिए एक बार ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की कुछ बात कर ली जाए। देखो राजस्थान में अगर स्थानीय स्वशासन के विकास की हम बात कर रहे हैं तो आधुनिक राजस्थान के गठन से पूर्व भी राजस्थान की विभिन्न देशी रियासतों, जैसे हम बीकानेर की बात करें 1929 की बात कर रहे हैं, जयपुर की बात कर रहे हैं 1938 में चले, सिरोही की बात करें, भरतपुर की बात करें, करौली की बात करें, यहाँ पर पंचायती राज कानून बनाए गए थे। डेट्स मेंशन है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक। राजस्थान पंचायती राज की स्थापना में अग्रणी राज्य रहा। संयुक्त राजस्थान द्वारा 1948 में पंचायती राज अध्यादेश लागू किया गया था। अगर 1949 की हम बात करें तो राजस्थान निर्माण के बाद एक पृथक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग स्थापित कर दिया गया था। बच्चों इसके साथ साथ देखिए राजस्थान पंचायती अधिनियम 1953 को 1 जनवरी 1954 से लागू किया गया, जिसके पश्चात पंचायतों का पुनर्गठन किया गया था। तो ये सारे के सारे जो डेटाज है वन लाइनर क्वेश्चंस में हमें देखने को मिल सकते हैं।
इसके साथ साथ देखिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा गठित बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसा पर त्रिस्तरीय योजना को लागू करने के लिए राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1959 लागू किया गया। कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति। अब आता है 2 अक्टूबर 1959। जब क्या हो रहा था? तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का शुभारंभ करते हुए इसे एक ऐतिहासिक कदम बता दिया था। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? राजस्थान स्टेट ओपन की बात करें तो एक तो ये डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। 2 अक्टूबर 1959 की बात करेंगे, कहां से स्टार्ट हो रहा है वो चीज इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के नागौर जिले की बात कर रहे हैं। कितने स्तर की पंचायती राज व्यवस्था है भाई? त्रिस्तर की। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे काम के रहेंगे। यहां से देखो, इस तरह अगर हम बात करें तो पंचायत राज को लागू करने वाला पूरे देश में राजस्थान पहला राज्य बन गया था। राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन के लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 बनाया गया था। अब ये कहां के लिए है? नगरीय क्षेत्रों की बात करेंगे, वहां के लिए। ठीक है, चलो इसके साथ साथ देखिए राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली में सुधार संबंधी सुझाव देने के लिए समय समय पर कई सारी समितियों का गठन किया गया। इन सारी समितियों को बारे में हमें इतने डीपली जानने की जरूरत भी नहीं है। देखो बच्चों, इसके साथ साथ अगर हम बात करें, जैसे कुछ समितियों को देखना चाहें तो देखो, जैसे इसमें हरीशचंद्र माथुर समिति की बात कर सकते हैं, शादी अली समिति की बात करें, गिरधारी लाल व्यास समिति, हरलाल सिंह खर्रा समिति, अरुण कुमार समिति, शिवचरण माथुर आयोग की बात करें, गुलाब चंद कटारिया समिति की बात कर लेते हैं। ये सारी समितियां प्रमुख थी बच्चों। इसके साथ साथ 73वां और 74वें संविधान संशोधन के अनुसरण में राजस्थान सरकार ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की बात करें उसको लागू करके 1994 ईस्वी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 में संशोधन करके स्थानीय स्वशासन संस्थानों को नया स्वरूप प्रदान कर दिया था। तो प्रश्न जो लास्ट ईयर था कि कौन से संविधान संशोधन ऐसे हैं जो हम कहें कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम या पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थे, तो वहां के आंसर क्या था? होगा हमारा 73वां और 74वां संशोधन। ठीक है, चलो इसके साथ साथ देखिए अगर इन संशोधनों की बात करें तो महिलाओं एवं समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनको अधिक प्रतिनिधित्व यहाँ प्रदान किया गया। नगरीय स्थानीय स्वशासन के लिए वर्तमान में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 लागू कर दिया गया है। अब ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को डिटेल्ड में देख लेते हैं। त्रिस्तर की हम बात करेंगे, 3 टाइप्स की हम देखेंगे, 3 लेयर्स की भी हम यहाँ पे बात कर लेंगे। सबसे पहले ग्राम सभा की बात कर लेते हैं। तो ग्राम सभा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की अवधारणा को साकार करने वाली संस्था है। सीधी सीधी बात है। ग्राम सभा की मतलब शब्दों से क्या पता चल रहा है कि गांव की सभा होगी, गांव के सारे लोग इंक्लूड कर लेते हैं। तो वो क्या कर रहा है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को महत्व दे रहा है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण बन रहा है। ग्राम पंचायत के समस्त वयस्क नागरिकों का जो समूह है वो ही हमारा ग्राम सभा कहलाता है। 18 वर्ष आयु प्राप्त सभी नागरिक जिसका नाम पंचायत क्षेत्र की जो मतदाता सूची है उसमें दर्ज होगा, वे सबके सब ग्राम सभा के सदस्य माने जाएंगे। पहली कंडीशन ये है 18 वर्ष का होना चाहिए, और इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि उसका नाम उस क्षेत्र की जो मतदाता सूची है, गांव की जो मतदाता सूची है उसके अंतर्गत होना चाहिए, अदरवाइज वो ग्राम सभा का सदस्य नहीं माना जाएगा। अगर 73वें संविधान संशोधन की बात करें, उसके अधिनियम के माध्यम से ग्राम सभा को संवैधानिक मान्यता दे दी गई है। तो ये एक संवैधानिक निकाय बोल सकते हैं हम इसको। साथ ही साथ देखो प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम सभा होगी। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाएगी तथा उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच द्वारा, तथा अब दोनों ही नहीं आए तो आया ना दिमाग में, तो अगर ये दोनों ही नहीं आते हैं तो उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्वाचित ग्राम सभा के सदस्य के द्वारा की जाएगी। पहले सरपंच साहब रहेंगे, सरपंच साहब नहीं है तो उप सरपंच साहब को बुलाएंगे, और वो भी नहीं है तो ग्राम सभा के सदस्यों में बहुमत के द्वारा एक सदस्य को अध्यक्ष बना दिया जाएगा, वो उस सभा की अध्यक्षता करेगा। साथ ही साथ देखिए ग्राम सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या के दशांश से होगी। ग्राम सभा की प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होना बहुत आवश्यक है। प्रथम बैठक वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में होगी, जिसमें निम्न प्रकार के जो विषय हैं उन पर विमर्श किया जाएगा, जैसे
पूर्ववर्ती वर्ष के लेखों का वार्षिक विवरण देखा जाएगा, आगामी वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी और पिछली संपरीक्षा प्रतिवेदन तथा उस पर दिए गए जो उत्तर थे उन सब पर चर्चाएं की जाएंगी। बच्चों, इसके साथ साथ देखिए, दूसरी बैठक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में होगी, जिसमें निम्न विषयों पर विचार विमर्श होगा। वर्ष के दौरान व्यय का विवरण देखा जाएगा कि इस पूरे वर्ष में अब तक हमने क्या क्या जो व्यय था वो किया है, उसका लेखा जोखा चेक किया जाएगा। वर्ष भर किए जाने वाले भौतिक एवं वित्तीय कार्यक्रमों पर चर्चा होगी और प्रथम बैठक में तय प्रस्तावित कार्यक्रमों में परिवर्तन संबंधित जो भी प्रस्ताव होंगे वो हमारी ग्राम सभा की द्वितीय बैठक, जो कि वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही में की जाती है, वहां पर देखे जाएंगे इन सभी मैटर्स को। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं ग्राम पंचायत के बजट की और कर प्रस्ताव की, तो देखो, ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 10% से अधिक सदस्यों या पंचायत समिति या जिला परिषद अथवा राज्य सरकार द्वारा भी ग्राम सभा की बैठक 15 दिवस में बुलाई जा सकेगी, जिसमें पंचायत समिति का विकास अधिकारी या उसके द्वारा निर्देशित व्यक्ति ग्राम सभा की बैठकों में उपस्थित होगा। ऐसा नहीं कि ग्रामीण लेवल पे इसको हम देख रहे हैं, हम ये भी समझ पा रहे हैं कि पंचायत समिति की बात करो, जिला परिषद की बात करो, राज्य सरकार की बात करो, इनके द्वारा भी ग्राम सभा की बैठक 15 दिवस में बुलाई जा सकेगी, जिसमें पंचायत समिति का विकास अधिकारी की तुम बात कर रहे हो उनकी, या फिर उनके द्वारा निर्देशित जो व्यक्ति होगा वो भी वहां पर उपस्थित होगा। बच्चों, इसके साथ साथ देखिए, पंचायत सचिव बैठकों का कार्यवृत्त लिखेगा, जिसे बैठक समाप्ति पर पढ़कर सुनाया जाएगा तथा ग्राम सभा के उपस्थित सदस्यों द्वारा बहुमत से अनुमोदन करके हस्ताक्षर किए जाएंगे। ये पूरी की पूरी जो प्रारूप है बैठक का वो हम समझ रहे हैं। ग्राम पंचायत अपने कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और जाहिर सी बात है भाई, क्या है, ग्राम पंचायत की हम बात करें, ग्राम सभा की हम बात करें, क्या है कि उस एरिया के जो 18 साल से ज्यादा व्यक्ति या 18 वर्ष प्लस व्यक्ति हैं, 18 वाले और प्लस व्यक्ति, वो क्या कर रहे हैं, उनका नाम मतदाता सूची में और वो उसके सदस्य हैं, तो उनके प्रति तो ये जिम्मेदारी होगी पंचायत की कि भाई अब जो हमारे जिन्होंने हमें जिताया है, जो हमारे ग्राम सभा के सदस्य हैं, उनके प्रति हम उत्तरदायी रहे, उनके लिए जो ऐसी योजनाएं बनाए जिनसे उनका विकास हो सके। तो ये लाइन हमें सीधी सीधी समझ में आ रही होगी। अब देखो, ग्राम पंचायत की बात करें, ग्राम पंचायत को ग्राम सभा की कार्यकारी समिति भी कहा जाता है। सीधी सीधी बात है, ग्राम सभा की कार्यकारी समिति ग्राम पंचायत होती है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार राज्य में 3000 तक की जनसंख्या वाली पंचायत में एक सरपंच तथा 9 वार्ड पंच होते हैं। डेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको, है ना। 3000 के आंकड़ों की बात करें तो इसके साथ साथ 3000 से अधिक जनसंख्या पर प्रत्येक हजार तथा उसके अंश पर 2 अतिरिक्त वार्ड पंचों की संख्या बढ़ जाएगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक सरपंच तथा ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड पंच को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। तो ये यहाँ पे चुनावों की बात हो रही है ना। पंच एवं सरपंच का चुनाव वही व्यक्ति लड़ सकता है जिसकी आयु 21 वर्ष होगी। अब यहाँ योग्यताओं की हम बात कर रहे हैं, आयु 21 वर्ष हो चुकी होगी और उस पंचायत क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता है, यानी कि कहने का मतलब है जो वहां की वोटर लिस्ट होगी उसके अंदर उस व्यक्ति का नाम होना कंपलसरी है और साथ ही साथ उसका एज फैक्टर क्या होना चाहिए भाई, 21 वर्ष कंप्लीट हो जाने चाहिए। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, अवधि आ गई, तथा राजस्थान में वर्तमान में कुल 9945 ग्राम पंचायतें हैं। दिमाग मत लगाना, ये बुक का आंकड़ा है। अब वर्तमान में कम बत्ती जो भी हो रहा है तुम्हें उससे मतलब नहीं, तुम्हें तुम्हारे बुक के डेटा से मतलब होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई, ग्राम पंचायतों में प्रत्यक्ष निर्वाचन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नियमानुसार स्थान चक्रानुक्रम के आधार पर आरक्षित होते हैं। भाई, अब की बार अगर ओबीसी की सीट आई है तो अगली बार एससी की आएगी, फिर एसटी की आएगी, फिर जनरल आ रही, महिला आ रही, वो सारी चीजें क्या होंगे, एक चक्र के अनुसार आरक्षित होती रहती हैं। महिलाओं के लिए आरक्षण वर्गवार 50% होगा। ग्राम पंचायत के कार्यों में सहायता करने वाली समितियां गठित की जाती हैं, जैसे ग्राम विकास समिति होगी, भाई ये हमने इस चीज की समिति बना दी, ये इस चीज की, तो वो सारी की सारी इनके वर्किंग पावर में हेल्प करती है। क्लियर हो गया इतना सब कुछ। देखिए आगे, राजस्थान में ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों में प्रशासनिक एवं
एवं स्थापना, वित्त एवं कराधान, विकास एवं उत्पादन कार्यक्रम, शिक्षा एवं सामाजिक सेवा तथा सामाजिक न्याय आदि विषयों से संबंधित समितियां होती हैं। इन समितियों में ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को स्थान दिया जाता है। मतलब जो चुन के आए हैं ना लोग ग्राम पंचायत के, उन सबको यहाँ पर कोई ना कोई पोस्ट दी जाती है कि भाई आप है ना विकास एवं उत्पादन कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष रहेंगे, उसको संभालेंगे, ये चीज देखेंगे, ऐसा ऐसा का डिवाइडेशन दे दिया जाता है। चुने हुए जो अधिकारी हैं, वार्ड पंच हैं, उनकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्लियर हो गया? चलो भाई, के साथ साथ देखिए ग्राम पंचायत के सरपंच और उप सरपंच को पद ग्रहण करने के 2 वर्ष बाद ही अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने का प्रावधान है। यह अविश्वास प्रस्ताव निर्वाचित सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। अब सीधी सीधी बात है भाई, अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है भाई? उसने कुछ ऐसे काम कर दिए, घपले वपले कर दिए, कुछ भी तुम्हें मिस्टेक लग रही है तो क्या करोगे? 3/4 वार्ड पंच हैं जो सदस्य हैं वो इकट्ठे होंगे और एक प्रस्ताव पारित करेंगे जिसे हम क्या कहेंगे? अविश्वास प्रस्ताव। कब लागू कर सकते हैं इसको? 2 वर्ष के बाद ही। कब? 2 वर्ष के बाद ही। ठीक है, चलो इसके बाद में देखते हैं। ग्राम पंचायत के कार्यों की बात कर ले तो 3 डिवाइडेशन देख सकते हैं। मेनली बात करो साधारण कार्य होंगे, कुछ कुछ इसके प्रशासनिक कार्य हैं और कुछ को हम अन्य कार्यों की कैटेगरी में रख देंगे। देखो साधारण कार्य की बात कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक बजट एवं वार्षिक योजना तैयार करेगी। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं में सहायता, लोक संपत्ति के अतिक्रमण को हटाना, गांव के आवश्यक सांख्यिकी तैयार करना, ऐसे संबंधित कार्य किसमें आएंगे? हमारे साधारण कार्य में। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें प्रशासनिक कार्यों में तो देखिए क्रियान्वयन की बात करो, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा सहायता के सही उपयोग के लिए समक्ष प्रणाली बनानी है, एक सक्षम प्रणाली बनानी है। खलिहानों, चारागाहों एवं सामुदायिक भूमि पर नियंत्रण रखना है। बेरोजगारी के आंकड़ों की बात करो, जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीयन की बात करें, सर्वेक्षण तथा पंचायत अभिलेख की बात करें, इन विषयों का जो प्रशासनिक कार्य है वो यहाँ से किया जाता है। तो ये सारे के सारे काम किसमें आएंगे? प्रशासनिक कार्यों में। अगर अब हम बात करें इसके और कुछ प्रशासनिक कार्यों में तो देखो जैसे आवास योजना, पेयजल एवं सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण की बात करो, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, शिक्षा एवं पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्यक्रम, हाट बाजार, मेले, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण योजनाओं की बात करें, महिला एवं बाल विकास, उद्यान एवं खेल मैदान जैसे कार्य भी पंचायत के प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में अन्य कार्यों की श्रेणी में हम देख सकते हैं जैसे ग्राम पंचायत द्वारा कृषि विस्तार एवं बागवानी विकास, पशुपालन एवं डेयरी उत्पादन, कुक्कुट एवं मत्स्य पालन, सामाजिक एवं कृषि वानिकी की बात करो, लघु वन उपज, ईंधन व चारा, लघु सिंचाई योजना, खादी व ग्रामीण कुटीर उद्योग, ये सारे के सारे। और इसके साथ साथ अगर हम और बात करें तो जैसे कि गांव में अगर शिक्षा से संबंधित कुछ कार्य हो रहा है भाई, कहीं पे हम देख रहे हैं कि कोई समस्या आई है, किसी बिल्डिंग में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, या हम ये देख रहे हैं कि जैसे अतिक्रमण कर लिया वो अलग करवा दिया इन्होंने साधारण कार्य में, पर फिर से हो रहा है तो वहां कुछ निर्माण करवाना है, तो वो सारे के सारे कार्य हम क्या कर सकते हैं? अन्य जो कार्य हैं उनके अंतर्गत इंक्लूड कर सकते हैं। तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की हमने बात कर ली। अब हम देख लेते हैं हमारा अगला टॉपिक, पंचायत समिति। पंचायती राज त्रिस्तरीय संरचना का मध्यवर्ती सोपान पंचायत समिति है। देखो ग्राम सभा इज ए पार्ट, पहले बताया था मैंने, ग्राम सभा क्या है? लोगों की सभा है, 18 और उससे प्लस वाले व्यक्ति होंगे और वहां पे पंजीकृत मतदाता होंगे। ये बात ग्राम सभा के लिए करी थी। फिर ये ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायित्व कौन हो रहा था? पंचायत या ग्राम पंचायत, पंचायत हो रही थी। ठीक है, अब पंचायत से आगे हम चल रहे हैं मध्यवर्ती सोपान में, तो कहां चल रहे हैं हम? पंचायत समिति में। तो ये मध्यवर्ती सोपान पंचायत समिति है। राजस्थान में पंचायत समिति सहित सभी पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। राजस्थान में वर्तमान में 295 जो पंचायत समितियां हैं वो कार्यरत है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आंकड़े बुक वाले ही तुम्हारे लिए मान्य होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में प्रत्येक पंचायत समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य होंगे, उस एरियाज की बात करेंगे। पंचायत समिति क्षेत्र से प्रतिनिधित्व वाले सभी विधानसभा क्षेत्र सदस्य होंगे। और अगर बात करें तो पंचायत समिति क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच होंगे। तो ये सारे के सारे पोर्शंस मिलकर के क्या बनाते हैं? हमारा पंचायत समिति को पूरा करते हैं, उसके सदस्य प्रारूप को कंप्लीट करते हैं। इसके साथ साथ देखिए
पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग में निहित किया गया है। पंचायत समितियों में कार्य संचालन में प्रधान, उप प्रधान, विकास अधिकारी, प्रसार अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी होते हैं। तो ये इसका हम कह रहे हैं एक तरीके का इसका बॉडी प्रारूप है कि भाई इसमें कौन कौन होंगे। चुनाव तो वही निर्वाचन आयोग करवाएगा, ठीक है, पर और वो भी स्टेट निर्वाचन आयोग की हम बात कर रहे हैं। तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ राजस्थान की हम बात कर रहे हैं तो वो वहां पे काम करेगा पंचायत समिति के लिए इलेक्शन के, और इसके जो पोर्शन है संचालन के लिए जैसे प्रधान, उप प्रधान, विकास अधिकारी, प्रसार अधिकारी और अन्य कर्मचारी इसकी बॉडी को कंप्लीट करते हैं। इतना याद रह जाएगा, ठीक है। अब इसके कार्य देखो, पंचायत समितियों द्वारा कई सारे कार्य किए जाते हैं। जैसे नंबर 1, अधिनियम के अनुसार पंचायत समिति के लिए वार्षिक योजना एवं वार्षिक बजट तैयार करना। वही ग्राम पंचायत की बात देख लो, सेम चलेगा ना। तथा अधीनस्थ पंचायतों की वार्षिक योजनाओं को समेकित करना, कि भाई उन्होंने जो पंचायतों ने हमें योजनाएं दी उनको समेकित करना है इस योजना के अंतर्गत, ताकि हम हमारे विकास के साथ साथ पंचायत समिति स्तर पर सभी गांवों को साथ लेकर के उनकी विकास की जो प्रारूप हैं, जो योजनाएं हैं, उन पर भी वर्क कर सके। क्लियर रहेगा ये, ठीक है। इसके साथ साथ कृषि विस्तार एवं कृषि संबंधित कार्य, भूमि सुधार एवं मृदा संरक्षण, लघु सिंचाई एवं पेयजल की योजनाओं की बात करो, गरीबी उन्मूलन के लिए जो कार्यक्रम है वो चलाए जाएंगे, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, यानी सेक्टर 1 की बात कर रहे हैं ना, तो वो सारे के सारे काम यहाँ से देख रहे हैं। ग्रामीण आवास की योजनाओं की बात करो, शिक्षा एवं पुस्तकालय की बात करें, ये सब के सब। इसके अलावा स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास के कार्यक्रम या योजनाओं की बात करें, और हम सड़कें, हाट, बाजार, मेले, वो देखो वो सारे के सारे पोर्शन उठ के आ रहे हैं जो ग्राम पंचायत लेवल पे हमने देखे थे, वही सारे पोर्शन हैं। सांख्यिकी, आपदा सहायता व सहकारिता आदि, ये सारे के सारे इसके कार्य होंगे। याद रहेगा ये सब, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब लास्ट स्तर पे चलते हैं, जिला परिषद। देखो, अगर हम ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की बात करें, यानी पंचायती राज व्यवस्था की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसका सबसे ऊंचा जो इकाई या स्तर माना जाएगा वो माना जाता है हमारा जिला परिषद। प्रत्येक जिले में एक जिला परिषद की व्यवस्था की गई है। बच्चों, इसके साथ साथ देखिए, इसके सदस्यों का कार्यकाल की अगर तुम बात कर रहे हो वही 5 वर्ष है, तो तीनों स्तर की हमने बात करी है। तो इनके जो वर्किंग ईयर्स की बात करें तो वो 5 वर्ष ही है सभी का। जिला परिषद पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों तथा दूसरी ओर राज्य सरकार के बीच की कड़ी का काम करती है। जिला परिषद का गठन निम्नलिखित जो 4 प्रकार के सदस्य हैं उनसे मिलकर के होता है। जैसे सबसे पहले निर्धारित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य, जिला परिषद के क्षेत्र से निर्वाचित लोकसभा एवं विधानसभा सदस्य, जिला परिषद क्षेत्र से निर्वाचक के रूप में पंजीकृत राज्यसभा सदस्य, और जिला परिषद क्षेत्र के समस्त पंचायत समितियों के प्रधान। तो यहां तक इसका प्रारूप निर्धारित किया जाता है। अब इसके कार्यों की बात करें तो देखो, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की तृतीय अनुसूची की हम बात करें तो उसके अनुसार इसके कई सारे कार्य निर्धारित किए गए हैं। जैसे साधारण कार्य के रूप में जिले के आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना, आगामी बिंदुओं में सम्मिलित विषयों के संबंध में योजनाओं का समन्वित क्रियान्वयन करना, मतलब जो भी आगामी योजनाएं उनको इंक्लूड करना है, पंचायत समिति से डेटाज लेने, उनको इंक्लूड करना है। ये एक तरीके का वैसा ही प्रारूप हुआ जैसे ग्राम पंचायतों से डेटाज लेकर के पंचायत समिति अपना कार्य करती है, अपनी योजनाएं बनाती है, वैसा ही कुछ यहाँ पर साधारण कार्य में हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ देखिए, जैसे कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु विकसित कृषि पद्धतियों एवं समुन्नत कृषि उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देना, कृषकों को प्रशिक्षण देना तथा कृषि मेलों का आयोजन करना। इसके साथ साथ 2500 एकड़ तक लघु सिंचाई, भूजल स्रोत संरक्षण एवं जल विभाजक विकास के कार्यक्रम एवं बागवानी के लिए फलों एवं सब्जियों की खेती करना, जिला परिषद एवं पंचायत समिति के कार्यों को संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन एवं अन्य सूचनाओं के साथ समन्वय और उनका उपयोग कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उस सब के ऊपर इनके कार्य निर्धारित किए जाते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकरण को बढ़ावा देना, इसके लिए नए कनेक्शन एवं आपूर्ति का पर्यवेक्षण करना, ऑब्जर्वेशन करना, उसको ऑब्जर्व करना, मृदा संरक्षण एवं सामाजिक वानिकी के कार्यक्रमों के लिए बंजर भूमि विकास एवं वृक्षारोपण जैसे जो कार्य हैं वो इनके द्वारा किए जाते हैं। उसको लेकर कई सारे कार्यक्रम यहाँ पे चलाए जाएंगे भाई जिला परिषद के द्वारा।
पशु चिकित्सालयों की अगर हम बात कर रहे हैं, देखो जैसे पशु चिकित्सालयों की अगर हम बात करें और उनकी जो व्यवस्था है वो देखना, महामारी एवं अन्य रोगों की रोकथाम का प्रयास करना। अरे भाई कोविड आया था ना, तो उस समय भी तुम देखोगे जिला परिषद स्तर पर ये बहुत बड़ी संख्या में कई योजनाएं की गई थी, कई सारे कार्य किए गए थे। तो वो सारा का सारा काम, महामारी हो गया ना, तो अन्य रोगों की रोकथाम का प्रयास भी ये लोग करते हैं। डेयरी उद्योग की बात करो, कुक्कुट पालन की बात करें, सुअर पालन, मत्स्य पालन, इन सबको बढ़ावा देना, सेक्टर 1 की बात कर रहे हैं। घरेलू एवं कुटीर उद्योगों का विकास एवं कारीगर शिल्पकारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कच्चे माल की आवश्यकताओं की जो पूर्ति है उसको ये कंप्लीट करवाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे, तो देखिए ग्रामीण सड़कों, पुलों आदि का निर्माण, रख रखाव करना, उनके लिए बजट वगैरह भी यहीं से पारित होता है। कार्यालय भवन का निर्माण एवं रख रखाव का काम भी यहीं से होगा। सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना और रख रखाव, प्रतिरक्षीकरण और टीकाकरण के कार्यक्रम, परिवार कल्याण एवं मातृत्व शिशु स्वास्थ्य कल्याण के जो कार्यक्रम हैं वो सारे के सारे यहीं से ही लागू किए जाते हैं। बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्तियां, पुस्तकें, अनुदान एवं शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने जैसे कार्यक्रम भी यहीं से ही इंक्लूड किए जाएंगे। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की बात करें या समाज सुधार कार्यों की बात करें, उनका संचालन भी जिला परिषदों के द्वारा ही किया जाता है। तो ये सारी की सारी योजनाओं संबंधी जितने काम होंगे ना, वो बैगेस्ट लेवल पे बात करें तो ये जो सर्वोच्च इकाई है हमारे पंचायती राज की, तो वो कौन सी, जिला परिषद है, उसके अंतर्गत ही आएंगे ये सारे के सारे काम। याद रह जाएगा इतना कुछ। चलो इसके साथ साथ देख लो, प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, प्रौढ़ शिक्षा एवं पुस्तकालय सुविधाओं का विस्तार करना, स्थानीय स्वशासन के विकास के प्रयास, राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में विकास हेतु अटल सेवा केंद्र, ग्राम सचिवालयों की जो स्थापना है वो भी जिला परिषदों के द्वारा ही की जा रही है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हमने जो हमारा स्थानीय स्वशासन है उसका पहला पोर्शन उठाया, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, जिसे हम पंचायती राज के नाम से जान रहे हैं, उसके तीनों स्तर को हमने कंप्लीट किया। और उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे जो पोर्शन है ना बहुत ईजी है, क्योंकि इनके वर्क जब तुम देखोगे ना तो सारे सारे क्या करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे। योग्यताओं की तुम बात करोगे तो लगभग सेम सी मिलेंगी। तो मुझे नहीं लगता इसमें तुम्हें कुछ ज्यादा दिक्कतें होंगी। बस तुम्हें इनके जो कार्य हैं उन पे एक नजर डालनी है, साधारण कार्यों की बात करना, प्रशासनिक कार्यों कैटेगरीज को देखना, और जो अन्य कार्य हैं उनको अलग करके इनको अच्छे से लर्न कर लेना। तो ये था हमारा पार्ट 1, जहां हमने स्थानीय स्वशासन यानी ग्रामीण स्वशासन के बारे में चर्चा कर ली। मिलता हूं आपसे अगले पार्ट में, जहां हम जो हमारा शहरी प्रशासन है उस पर नजर डालेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।